दोस्तों, जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पे एक नहीं दो एटम बम्स गिराए गए। लेकिन आज जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एड देता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान ने ऐसा क्या किया, उसके क्या ऐसे हालात रहे वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि आज वो इतनी तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर पाया, कई कंट्रीज से आगे निकल गया और एटम बम को भी झेल गया। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों 1945 की बात है, जब जापान पे यूएस ने 2 एटम बम्स गिराए। उन एटम बम्स में दोस्तों जापान के 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए। 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 95% सिविलियंस बताए जाते हैं। जापान की हालत त्रस्त थी, मिलिट्री जा चुकी थी, इकोनॉमिक पावर जा चुकी थी, इंडस्ट्रीज़ जा चुकी थी और लोग हर तरफ मर रहे थे। 1945 की बात है दोस्तों, यूएस ने जापान को कॉलोनाइज़ करना शुरू किया, उसके ऊपर शासन किया 3 साल तक और जापान की मिलिट्री ख़त्म कर दी, उसकी इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में ले ली और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जापान की किस्मत बन गई। दोस्तों इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कोरियन वॉर, जो कि 1952 में हुआ था। दूसरा कारण है यूएस के कुछ अपने इंटरेस्ट जिन्होंने जापान को स्ट्रेंथन किया। और तीसरा है जापान की खुद की वर्क लेबर फोर्स। एक एक करके इन पे बात करते हैं। दोस्तों यूएस जो है हमेशा एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, उसने हमेशा डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है। 1952 में सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट नेशन था, उस समय चाइना में भी कम्युनिज्म आ चुका था। तो एशिया पैसिफिक के रीजन में अगर यूएस को अपनी पकड़ बनानी थी तो उसे जापान का साथ ज़रूर चाहिए था। इसी वजह से उसने जापान के कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया, जापान के एम्परर को उनकी पोस्ट दे दी, वो एक नॉमिनल हेड थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी। पार्लियामेंट सेटअप किया, कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए और एड भी बहुत सारी जापान को दी। उनकी मिलिट्री ख़त्म कर दी, लेकिन उनको हर तरीके का डिफेंस इक्विपमेंट, हर तरीके की डिफेंस स्ट्रैटेजी और स्ट्रेंथ अमेरिका ने जापान को प्रोवाइड कराई। सवाल आता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को पैसिफिक में एक एलाई चाहिए था। चाइना बढ़ रहा था, सोवियत यूनियन से उसकी वैसे ही कोल्ड वॉर था। दूसरा रीज़न दोस्तों आता है यहाँ पे जापान की खुद की वर्क फोर्स लेबर। जापानीज़ बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि जापान की आर्मी ख़त्म कर दी गई थी, तो वही आर्मी के लोग मेन वर्कफोर्स लेबर में आ गए, मेन इकॉनमी को बढ़ाने लगे। वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने लग गए, वो रेस्टोरेंट्स में काम करने लग गए, वो अपनी कंट्री के अंदर ही काम करते थे। और जो आर्मी होती है उनके अंदर एक अलग ही डिसिप्लिन होता है। ये डिसिप्लिन इकॉनमी को ग्रो करने में बहुत काम किया। उन्होंने चीप लेबर्स दिए, फार्मिंग करी, प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे बनाए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये कारण थे जिससे जापान तेज़ी से ग्रो कर पाया। दोस्तों तीसरा कारण और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कोरियन वॉर। दोस्तों कोरियन वॉर हुई थी 1952 में और उस समय जापान को एज अ बेस यूज़ किया गया था फाइटर जेट्स को उतारने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरी के लिए। क्योंकि जापान कोरिया के पास है और यूएस को जापान ज़्यादा पास पड़ता है बजाय किसी और कंट्री या यूएस से इंपोर्ट करने में। यहाँ पे जापान के जो वर्कफोर्स थे उनको स्किल्स सीखने को मिली, उनकी इंडस्ट्री सेटअप हुई, उन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी और जापान ने इस अपॉर्चुनिटी को खोया नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एजुकेटेड वर्कफोर्स लेबर थी, एक डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स था जापान के पास जिसने उसकी बहुत मदद करी। धीमे धीमे दोस्तों जापान स्किल्स सीख गए, उनकी इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उनकी इकॉनमी चलने लग गई। 1980 आते आते जापान की इकॉनमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी थी। 1970s में जापान की इकॉनमी डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही थी ईयर बाय ईयर और 1952 में आपको जान के हैरानी होगी कि वो 1937 की इकोनॉमिक रेट 1952 में हासिल कर चुका था, जबकि 1945 में उस पर एटम बम गिर चुका था। बहरहाल दोस्तों आगे बात करें तो जापान के खुद की जब उसकी एक स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर हुई, जब उसने खुद बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल लेवल पे किया, तो उसका एक और ये भी कारण था कि उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। जापान के जो
मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो उनके कैमराज होते हैं, जो उनके और भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है, हम सब जानते हैं। लेकिन उस ज़माने में उन्होंने पहले होंडा की बाइक निकाली, फिर धीमे धीमे कावासाकी की बाइक निकाली, और यूएस ने जापान को अपनी मार्केट एकदम ओपन करके दे दी थी कि आप आइए अपने गुड्स सेल करिए। जैसे आज हम चाइनीज़ सामान का मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही सेम उस समय जापान के गुड्स की हालत थी। क्योंकि उस समय हम ये 1950-60s की बात कर रहे हैं, उस समय जापान पे आप समझिए एक कंट्री ऐसी थी जिस पे एटम बम गिर चुका था। तो आप समझ सकते हैं उस कंट्री की क्या हालत होगी जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में भी, कि हर कोई मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता होगा। लेकिन जापान ने धीमे धीमे मार्केट कैप्चर कर ली। उन्होंने अपना कैमरा निकाला, उन्होंने अपनी होंडा की बाइक निकाली, फिर कावासाकी की बाइक निकाली। ऐसे ही उनकी कॉटन इंडस्ट्री थी, ऐसे ही उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे धीमे धीमे करके उन्होंने प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते लॉन्च किए, लेकिन वो उनको बेटर करते चले गए, धीमे धीमे बेटर करते चले गए, और वो उस मार्केट को कैप्चर कर ले गए। तो दोस्तों धीमे धीमे जापान की इकोनॉमी ग्रो करने लग गई, और 1980s में आते आते वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी, और वो इकोनॉमी पूरी ग्रो कर गई, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे कि जापान ने इतनी तेज़ी से रिकवर किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और कुछ किस्मत का साथ भी था, और कुछ जापान की खुद की मेहनत थी। आज दोस्तों मैं जापान की हालत आपको बताऊं तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में उसका नाम आता है, डेवलप्ड नेशन है, एड देता है अंडर डेवलप्ड नेशंस को। और दोस्तों जापान की ख़ास बात यह है वहाँ की पंक्चुअलिटी। आपको जान के हैरानी होगी कि 0.18 सेकेंड वहाँ की एवरेज लेट वैल्यू है ट्रेन्स और बसेस की, 0.18 सेकेंड्स। जापान के बारे में एक और चीज़ बड़ी फेमस है कि अगर आप कहीं ऑफिस कम्यूट कर रहे हैं या ट्रेन या बस लेट हो जाती है, तो आपको प्रॉपर स्लिप दी जाती है हर एक पैसेंजर को कि अपने ऑफिस में जाके आप दिखा दीजिएगा कि ट्रेन लेट हो चुकी है, इस वजह से मैं लेट आया। ये हालत है पंक्चुअलिटी का। उनकी बुलेट ट्रेन्स बहुत फेमस हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनके प्रोडक्ट्स आज हम यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जो 1945 में एकदम तहस नहस हो चुकी थी, वो आज कहाँ पहुँच गई। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जापान की मेटियोरिक राइज के। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ उनको ज़रूर सजेस्ट करिएगा। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे चैनल ग्रो करना है और आपकी बहुत मदद लगेगी मुझे उसमें। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, एक अच्छी सी बात करेंगे, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।